पिछले पार्ट में हमने रॉबिन्सन स्ट्रीट के हाउस नंबर 3 के दिल दहला देने वाले इंसिडेंट के बारे में जाना और ये पाया कि पुलिस के पास सिर्फ ये घर ही है जो उनको इस केस को सॉल्व कराने में मदद कर सकता है। जब पुलिस ने वापस से इस घर की तलाशी ली तो उनको इस पूरे घर में हर तरफ हैंड रिटन नोट्स मिले। दीवारों के पीछे पिलो के अंदर ऐसा लग रहा था कि तीनों फैमिली मेंबर्स सिर्फ इन नोट्स के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब ये तीनों एक ही घर में साथ में रहते थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू एक दूसरे से बात करनी पड़ती थी। इस घर में और ढूंढने के बाद पुलिस को इन पर्चियों के बीच में एक डायरी मिलती है जिसमें इन सारे सवालों के जवाब हो सकते थे। पार्थो डे अपनी जिंदगी के सारे रिकॉर्ड्स इस डायरी में ही जर्नल करता था और इसी जर्नल को पढ़ते पढ़ते फाइनली पुलिस को एक ऐसा रिकॉर्ड मिलता है जहाँ पे पुलिस का शक पार्थो से शिफ्ट होके डायरेक्टली पार्थो की माँ पे चला जाता है। इन डायरीज में पार्थो अपनी माँ आरती डे का जिक्र करता है और जब रिकॉर्ड्स को गो थ्रू करा गया तब ऐसा लग रहा था कि इन दो बच्चों की लाइफ हमेशा आरती के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। लेकिन इस परिवार के दो सदस्य इस दुनिया में नहीं थे। पार्थो पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन इस दौरान आखिर आरती डे कहाँ थी? एंड द ट्रूथ इज पार्थो की माँ आरती 10 साल पहले ही मर चुकी थी। लेकिन अगर ये सच है तो क्यों पार्थो ने अपने जर्नल्स में आरती को मेंशन करा है, वो भी एज अ सेंट्रल फिगर? और आखिर क्यों पार्थो आरती के छोटे छोटे एक्शंस या इवन इमोशंस को डॉक्यूमेंट कर रहा था अपने जर्नल्स में? ये डायरी जून 2015 में मिली थी, लेकिन जो इस डायरी के अंदर मिला उसने हमें दशकों पीछे भेज दिया। 1968 में बैंगलोर में रहता एक प्यारा कपल 1968 में अपनी बेटी देवजनी डे का स्वागत करता है और कुछ सालों बाद एक और बेटा पार्थो डे पैदा होता है। आरती ने अपने बच्चों को बाहर की दुनिया से बचा के रखने का फैसला कर लिया था। वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से सोशलाइज करें। सोशलाइजिंग की कमी वाली ये पेरेंटिंग पहले तो इतनी बुरी नहीं लगी, सिर्फ प्रोटेक्टिव लगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए इस आइसोलेशन का उनकी सोशल स्किल, एक दूसरे के साथ रिश्ते और पर्सनालिटीज पर असर पड़ने लगा। आरती के मेंटली इनस्टेबल होने के और अब्यूजिव होने के साइंस भी दिखने लगे। पार्थो ने अपने जर्नल्स में ये मेंशन करा था कि उसकी माँ आरती देवजनी और पार्थो के क्लोजनेस देख के जेलस फील करती थी और जब भी देवजनी बाहर जाने की या अपनी आज़ादी मांगने की कोशिश करती थी तो आरती उसको पनिश भी करती थी। वो पनिशमेंट में उसको मारती थी, खाना नहीं देती थी और घंटों घंटों तक उसको एक कमरे में बंद करके रखती थी। पार्थो अपनी बहन देवजनी के साथ मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड आइसोलेटेड रहा है। इसी कारण से पार्थो ने देवजनी के मैनरिज्म्स भी पिक कर लिए। पार्थो की भी चाल ढाल एकदम देवजनी जैसी ही थी और पार्थो का ये थोड़ा बहुत लड़कियों जैसा स्वभाव देख के उसकी माँ आरती ने ये अज्यूम कर लिया कि उनका बेटा गे है और वो भी ऐसा इसलिए क्योंकि पार्थो एक टिपिकल टीनेज लड़के जैसा बिहेव नहीं करता था। आरती अपने बेटे को नॉर्मल बनाने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लग गई। जैसे अगर पार्थो कुछ भी फेमिनिन एक्ट करता था तो आरती मेड श्योर कि वो उसको पॉइंट आउट करे या उसको टॉन्ट मारे या इवन उसको फिजिकली असॉल्ट करे। और सिर्फ यही नहीं, आरती पार्थो के रूम में मेट्स को भेजा करती थी ताकि पार्थो किसी तरह सेक्सुअली अराउज्ड फील करे और उन मेट्स के साथ कुछ कर सके। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सब बहुत अजीब है तो लेट मी वॉर्न यू, इस कहानी में जो भी आगे होने वाला है उसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। दोनों पार्थो और आरती एक डिसफंक्शनल हाउस होल्ड में बड़े हुए, लेकिन 1988 में उनके दादा गदोधर दे की डेथ के बाद से ये कहानी और ट्विस्टेड होना शुरू हो गई। लेकिन गदोधर की डेथ के बाद फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स उनकी फ्यूनरल पे आए, इंक्लूडिंग उनके छोटे बेटे अरुण और उसकी वाइफ। लेकिन अरबिंदो उस फ्यूनरल में प्रेजेंट नहीं थे। अरबिंदो का मानना था डेथ जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया में। जब एक इंसान की डेथ होती है तो उसका सिर्फ ये मॉर्टल शरीर मरता है और जो उसकी सोल है वो हमेशा इस दुनिया में प्रेजेंट रहती है। इस हिसाब से कोई इंसान इस दुनिया को भी छोड़ के जाता ही नहीं है और वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। ये बिलीव था अरबिंदो का। लेकिन इस बिलीव के चक्कर में उनके सारे फैमिली मेम्बर्स उनसे बहुत नाराज़ थे और ये नाराज़गी एक एक्सक्यूज़ बन गई कोलकाता वाले घर के बंटवारे की। अब जो रॉबिन्सन स्ट्रीट वाला घर था वो एक काफ़ी बड़ा घर था। गदोधर ने उस घर को अंग्रेज़ों से लिया था 1930s में और वो एक काफ़ी पॉश एरिया में था, इस वजह से उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थे। दोनों भाइयों को अपना हिस्सा चाहिए था और इसी वजह से अरबिंदो ने अपनी फैमिली को बैंगलोर से कोलकाता शिफ्ट कर दिया और इस घर का डिवीज़न भी हुआ। लेकिन दोनों भाइयों में रिफ्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। गदोधर के बाकी एसेट्स का डिवीज़न अभी भी बाकी था
और इस वजह से इन दो भाइयों में हमेशा डिस्प्यूट बना रहा। दोनों परिवार एक दूसरे की छोटी छोटी एक्टिविटीज पर भी नजर रखते थे और दोनों भाइयों के बीच में बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्होंने इन घरों में आना बंद कर दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पार्थो के पास एटलीस्ट उसकी बहन थी जिसके साथ वो एक कंफर्ट शेयर करता था। देवजनी ही वो इंसान थी जिससे पार्थो अपनी सारी बातें बताता था और शायद इस दुनिया में पार्थो को जो समझने वाला एक इंसान था वो देवजनी ही थी। लेकिन पार्थो का ये कंफर्ट भी तब खत्म हो गया जब उसके माता पिता अरबिंदो और आरती ने अलग होने का फैसला लिया और कस्टडी बैटल के दौरान उन्होंने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया जिसमें एक बच्चा एक पेरेंट के पास जाएगा। इसके कारण पार्थो अपनी माँ आरती के साथ रहने लगा और देवजनी अपने पिता अरबिंदो के साथ रहने लगी। जस्ट इमेजिन, पहले तो इन बच्चों को कभी और बच्चों से सोशलाइज करने नहीं दिया गया, इनका पूरा बचपन अकेले में भी था। लेकिन उसके बाद भी जब इन सिबलिंग्स का बॉन्ड आपस में एक साथ स्ट्रॉन्ग हो गया तब पार्थो और देवजनी को अलग कर दिया गया। इन सारी मुश्किलों के बावजूद भी ये दोनों ही बच्चे पढ़ाई में बहुत ब्राइट थे एंड थ्रू आउट स्कूलिंग भी इन बच्चों के ग्रेड्स वगैरह बहुत अच्छे थे। और इसके बाद ये दोनों सिबलिंग्स एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग करने गए। इस कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर्स और बाकी स्टूडेंट्स ने एक चीज नोटिस करी, ये दोनों बच्चे एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और कईयों का ये कहना था कि इतना सारा टाइम साथ में स्पेंड करना काफ़ी अनहेल्दी है। काफ़ी लोगों के स्पेकुलेशंस तो इंसेस्ट की तरफ भी थे, बट अभी के लिए ये सारी बातें सिर्फ बातें थी, इनका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं था। कॉलेज के बाद देवजनी ने ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन से डिग्री ली और कैलकाटा गर्ल्स हाई स्कूल में म्यूजिक टीचर बन गई। पार्थो ने बीटेक में ही करियर परस्यू करा, लेकिन वो किसी भी एक जॉब में कमिटमेंट दिखाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। इसका ऑफिशियल रीजन था एडजस्टमेंट इश्यूज। लेकिन ये छोटी सी डिटेल बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये बताती है एक फुल ग्रोन अडल्ट होने के बावजूद भी पार्थो को लाइफ में कैसे जीना है ये सीखने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसे अपनी माँ की जरूरत थी जो उसके बचपन से ही उसके लाइफ के सारे डिसीजंस ले रही थी और अपनी बहन की जो उसकी इमोशनल सपोर्ट और असली दोस्त थी। अब इस घर की एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है, जो ये घर था इसका जो लीडर था वो अरबिंदो नहीं था बल्कि उसकी बीवी आरती थी और इस वजह से हम कह सकते हैं ये एक वुमेन ड्रिवन या मैट्रियार्कल होम था। डिवोर्स के पहले तक सारे बड़े डिसीजन जैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, बच्चों को कौन से स्कूल भेजना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है या कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ बेचनी है, ये सारे बड़े डिसीजंस आरती लेती थी और अरबिंदो का इनमें कोई भी से नहीं होता था। इस वजह से ना पार्थो को, ना अरबिंदो को और ना देवजनी को अपने खुद के डिसीजंस लेना आता था। लेकिन फिर पार्थो ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ज्वाइन करी और फाइनली वहाँ पे सेटल हो गया एंड इवेंचुअली अमेरिका शिफ्ट हो गया। लेकिन पार्थो को शायद ये नहीं पता था कि उसकी लाइफ के दो सबसे मजबूत पिलर्स में से एक टूट के गिरने वाला था। अर्ली 2000s में आरती को कैंसर से डायग्नोज करा गया और 2005 में आरती का देहांत हो गया। आरती ने अपनी फैमिली को इतना स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था, वो इतनी कंट्रोलिंग थी कि उसके जाने के बाद ये पूरी फैमिली बिखर सी गई। हाउस नंबर 3 में सब कुछ उथल पुथल हो गया। ना ही देवजनी, ना अरबिंदो और ना ही पार्थो ने आरती का फ्यूनरल अटेंड करा क्योंकि इन तीनों का यही मानना था कि डेथ रियल नहीं होती। जब आरती की डेथ हुई तो पार्थो अमेरिका में था और जब उसने ये न्यूज़ सुनी तो वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट था क्योंकि भले ही उसके रिलेशनशिप आरती के साथ बहुत टफ थे लेकिन वो आरती पे टोटली डिपेंडेंट था और कहीं ना कहीं आरती से बहुत प्यार भी करता था। तो उसको ये नहीं पता था कि आरती के बिना आखिर वो अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करेगा। पार्थो अपनी अमेरिका की वेल पेइंग जॉब छोड़ के वापस रॉबिन्सन स्ट्रीट आ गया और 10 साल तक उसी घर में रहा। जब तक पार्थो रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले घर में था वो अनएम्प्लॉयड था। अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से उसको कोई और जॉब नहीं मिल रही थी और देवजनी भी अपनी माँ की डेथ के बाद कहीं ना कहीं बहुत टूट चुकी थी। देवजनी ने अपने आप को पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी में कमिट कर दिया था। देवजनी टीवी प्रीचर और क्रिश्चियन स्पीकर जैसे जॉयस मेयर से फैसिनेटेड थी जिनकी कल्ट लाइक फॉलोइंग थी। लेकिन वो सिर्फ एक गुरु को नहीं फॉलो करती थी बल्कि अलग अलग धर्मों के 12 रिलीजियस लीडर को फॉलो करती थी। पुलिस ने जब 2015 में घर सर्च करा तो उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी बुक्स डिस्कवर करी। माँ की डेथ के बाद देवजनी ने हर तरीके के वर्बल कम्युनिकेशन भी एकदम बंद कर दिए थे। 2007 में उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और खुद को कम्प्लीटली स्पिरिचुअलिटी को समर्पित कर दिया था। अब रॉबिन्सन स्ट्रीट वाला जो ये घर था ये 3 लोगों के हिसाब से बहुत बड़ा था, तो इसमें इन्होंने कुछ टेनेंट्स भी रखे और इन्हीं टेनेंट्स से जो रेंट आता था
यही इस फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम था। फैमिली सालों तक अपने घर में ही सिमटी रही, ये लोग बाहर भी नहीं जाते थे। इस घर के सिक्योरिटी गार्ड्स इन तीनों के लिए रोज 3 मील्स लेके आते थे और ये लोग किसी को कभी घर में भी नहीं लेके आते थे। और इवन इन तीनों ने एक दूसरे से बात करना भी बिल्कुल कम कर दिया था। इस परिवार में इन तीनों के अलावा 2 पेट लैब्राडोर्स भी थे और इन पेट्स की वजह से ही ये परिवार वाले कभी कभार हंस लिया करते थे। लेकिन 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि इन तीनों की लाइफ एकदम उलट पलट गई। उस महीने इनका एक पेट लैब्राडोर गुजर गया और अगले ही महीने इनका दूसरा लैब्राडोर भी गुजर गया। देवजनी के एक डिल्यूजनल स्पिरिचुअल थॉट ने उसको ये मानने पे बिलीव कर दिया कि ये सब जो भी हो रहा है ये सब एक शराब की वजह से हो रहा है और इस शराब का सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है फास्टिंग। तो देवजनी ने फास्टिंग शुरू कर दी और ये कोई कैलोरी डेफिसिट या इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। इस फास्टिंग में देवजनी को पूरी तरीके से खाना बंद करना था। उसने कहा कि जब तक भगवान उसको कोई संकेत नहीं दे देते तब तक वो एक दाना तक नहीं खाएगी। इस दौरान वो अपने भाई के साथ उसी कमरे में थी जहाँ पे उनके पेट्स की डिकेइंग बॉडी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीने में, लेकिन भगवान ने कोई भी संकेत नहीं दिया एंड अपने बिलीफ या जिद के कारण देवजनी ने एक दाना तक नहीं खाया। 29 दिसंबर को देवजनी ने अपनी आखिरी सांस ली और वो इस कमरे की तीसरी लाश बन गई। पार्थो के पिता अरबिंदो को देवजनी की डेथ के बारे में अगले साल मार्च में पता चला, क्योंकि ये लोग जो भी कम्युनिकेशन करते थे वो सिर्फ हैंड रिटन नोट से करते थे। इसका मतलब ये है कि पार्थो 3 महीने तक अपनी बहन की लाश के साथ एक ही कमरे में था और उसके पिता अरबिंदो को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि वो इसी घर में रहते थे। लेकिन देवजनी की डेथ के बाद आखिर पार्थो को ऐसा क्या हुआ कि वो देवजनी की लाश के साथ ही रहता था और इतना डरा हुआ था जब पुलिस उस घर में आई। एक्चुअली पार्थो डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा था। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान को अपने थॉट्स, इमोशंस और रियलिटी समझने में प्रॉब्लम होती है। इसमें कुछ लोगों को हैलुसिनेशंस होती हैं, जैसे उन्हें चीज़ें और आवाज़ें सुनाई या दिखाई देती हैं जो असल में होती भी नहीं है, और डिल्यूजन्स मतलब गलत थॉट्स जो सच नहीं होते लेकिन उनके दिमाग में रियल लगते हैं। पार्थो के लिए रियलिटी का कोई मतलब नहीं था। अपनी बहन को खोने के बाद उसने अपनी लाइफ से सब कुछ खो दिया था। उसने अपनी मरी हुई बहन की बॉडी की तक देखभाल करी जो मैगेट से भरी हुई थी। उसने ऐसे काम करे जो शायद कोई नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि उसकी जिंदगी भी ऐसी नहीं थी जैसे किसी नॉर्मल इंसान की हो, और उसका दिमाग भी ऐसा नहीं था जैसे किसी नॉर्मल इंसान का हो। पुलिस ने जब 11 जून को पार्थो को उठाया तब उसने अपने परिवार के आखिरी मेंबर अपने पिता अरबिंदो को भी खो दिया था। पार्थो कोई साइकोपाथ नहीं था, कोई किलर नहीं था, वो सिर्फ एक टूटा हुआ बच्चा था जिसको मदद की ज़रूरत थी, और काफ़ी सीरियस मदद की ज़रूरत थी। जब 1 अक्टूबर को उसको रिलीज़ करा गया तो फादर रॉडनी बर्नोई ने उसको रिसीव करा। फादर रॉडनोई एक प्रीस्ट हैं और कोलकाता के एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। फादर रॉडनी ने कहा कि पहली बार मिलते ही वो समझ गए थे कि पार्थो को इंटरोगेट करने के बजाय समझने की ज़रूरत थी। उस मोमेंट से पार्थो एक मिस्टिकल फिगर नहीं रहा। अगले कुछ महीने फादर रॉडनी पार्थो को इमोशनल सपोर्ट और थेरेपी देने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही थी वो थी मीडिया का कमोशन। लोग सिर्फ ये कहानी रॉबिन्सन स्ट्रीट हाउस नंबर 3 के हॉरर्स के आसपास बना रहे थे, बिना समझे कि वो एक समाज का पार्ट था जो मेंटल इलनेस को समझने से कतरा रहा था। लेकिन बाद में मीडिया और पब्लिक की तरफ से कुछ ऐसी स्टोरीज बाहर आई जिसकी वजह से ये केस थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जैसे एक स्टोरी ये थी कि जब पुलिस ने देवजनी की लाश को देखा था तो वो उसको पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि उस लाश में लिटरली फ्लैश का एक भी टुकड़ा नहीं था। और अगर आप देखोगे कि अगर कीड़े किसी लाश को खाते हैं तो फिर भी उस बॉडी पे कहीं ना कहीं मांस बच जाता है, लेकिन जो ये देवजनी की लाश मिली थी इसमें सिर्फ कंकाल बचा हुआ था। एंड इवन इनके कुत्तों की जो लाश थी उस पर भी सिर्फ कंकाल बचा हुआ था। ऑल्दो वो मैगेट से भरी हुई थी बट उसमें कोई भी मांस नहीं बचा था, तो आखिर मैगेट्स खा क्या रहे थे। तो कईयों का ये भी मानना था कि इसमें कहीं ना कहीं कैनिबलिज्म का भी एंगल इन्वॉल्व है, जहाँ पे पार्थो ने अपनी बहन की लाश को खाया है और अपने कुत्तों की लाश को भी खाया है। बट पुलिस ने ऐसी किसी भी स्टोरीज को एकदम डिबंक कर दिया और उसको झूठा बोला, और बाद में मीडिया ने भी अल्टीमेटली ऐसी स्टोरीज को हवा देना बंद कर दिया। पार्थो ने अपने रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले घर को 40 करोड़ में बेच दिया और एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। पार्थो ने फरवरी 2017 में एक मेंटल हेल्थ इवेंट ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पे गाना गाया। 20 फरवरी 2017 को उसने अपनी फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट करी
और 21 फरवरी को एक कोट शेयर करा, इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। सबको लग रहा था कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन 22 फरवरी 2017 को फादर रॉडनी को एक कॉल आया कि पार्थो अपना फोन नहीं उठा रहा है और उसके घर के 11th फ्लोर से धुआं आ रहा है। जब पुलिस पहुंची तो वहां पे उन्होंने एक ऐसा सीन देखा जो रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले सीन से काफी सिमिलर था। बाथरूम में पड़ी हुई गैसोलीन की बोतल, कुछ मैस्टिक्स और फर्श में पड़ी हुई पार्थो की जली हुई लाश थी। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था, कोई नहीं जानता था पार्थो ने अपनी जान क्यों ली। सबको तो इनफैक्ट ये लग रहा था कि पार्थो अब सही हो रहा है, लेकिन अफसोस पार्थो डे इस दुनिया में नहीं रहा। पार्थो के साथ उसके बाकी के सारे फैमिली मेंबर्स अब मर चुके थे। एक के बाद एक जिंदगी से लड़ते लड़ते सभी ही हारे। पार्थो को देख के सब समझने लगे थे कि वो अब धीमे धीमे सही हो रहा है, पर शायद सबने समझने में कुछ गलती कर दी। मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करना एक ऐसी चूक है जिससे किसी की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो सकती है। लेकिन पार्थो डे की मौत बहुत सारे ऐसे सवाल छोड़ गए जो टिल डेट सॉल्व नहीं हो पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्थो एग्जैक्टली जैसे उसके फादर मरे थे वैसे ही मरा? जो सीन रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले घर में हुआ था वही सीन पार्थो के घर में कैसे हुआ? क्या सच में ये केस मेंटल हेल्थ और बैड पेरेंटिंग का था या फिर इसका कोई और भी एंगल था? क्या जो स्पिरिचुअल एंगल जिसकी वजह से देवजनी ने अपनी जान ले ली, क्या ये सारे इंसिडेंट्स, ये डेथ्स जो भी हुई, ये मेंटल हेल्थ या बैड पेरेंटिंग की वजह से ना होकर किसी और वजह से हुई? आई गेस इसके जवाब हमें कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि पार्थो डे की आखिर डेथ कैसे हुई। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय।